ओके। सो कंट्रोलिंग रिस्क, अब उस रिस्क को जो है वो हमने कंट्रोल कैसे करना है, ये अब समझना है आज। पहले हमने ये देखा कि रिस्क क्या है, हैजर्ड क्या है, हार्म क्या है, और उसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है। कंट्रोलिंग द रिस्क जो है ये डिफरेंट स्टेप्स में हो सकता है, और इसके लिए जो है वो आपने किसी हैज़र्ड को एलिमिनेट करना होता है या उसको मिनिमाइज़ करना होता है, और फिर उस हायरार्की ऑफ कंट्रोल को जो है वो देखना होता है। सो अ कंट्रोल मेजर इज सिंपली व्हाट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक टू रिमूव अ हैज़र्ड, या उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं, और एटलीस्ट रिड्यूस्ड इट टू अ फ्लो लेवल। ओके। तो अगर कोई रिस्क है, आपको नज़र आ रहा है, अब ज़ाहिरी बात है कि बीइंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर या ओएसएच प्रोफेशनल, आपने उस हैज़र्ड को आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब उस हैज़र्ड को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उसको देख के कोई सॉल्यूशन निकालेंगे कि यार ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो सकता है, यानी कंप्लीटली ख़त्म हो सकता है, या इसको हम कम कर सकते हैं, या इसको हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो ये अब आपने वो सिनेरियो देखना है। सो द हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज प्रोटोकॉल दैट यू यूज व्हेन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल मेजर। ठीक है। अब आपने उस हायरार्की ऑफ कंट्रोल को देखना है, आपने पेन लेना है, कलम लेना है, उस प्रोटोकॉल को देखना है किस नौइयत का ये हैजर्ड है, आपने पहले उसको देखना है। यानी आपने डिसाइड कर लिया कि ये जो कंट्रोल था, ये जो हैजर्ड था, इसको अब मेजर कैसे करना है, आप आइडेंटिफाई हो गए। यू आर गोइंग टू यूज एड्रेस अ पर्टिकुलर ओ एच एन एस हैजर्ड। दूसरी चीज क्या हो गई कि आपने उसको एड्रेस कर दिया कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे पास क्रिएट हो रही है, इससे आगे प्रॉब्लम हो सकते हैं, इससे आगे हार्म जो है वो हो सकता है। अब दो चीज़ें थी, हैजर्ड आइडेंटिफाई हो गया, उसकी एलिमिनेशन हो गई। थर्ड, अब आपने क्या करना है, अब उसको आपने रेशनल करना है, उसको आप कंट्रोल करना है। सो द रेशनल अंडरलाइंग द हायरार्की ऑफ कंट्रोल इज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज मोर रिलायबल कंट्रोल मेजर रादर देन मेजर दैट आर मोर लाइकली टू फेल। अब उससे पहले अगर कुछ ऐसा आप लोगों ने कंट्रोल किए हैं, और लेट सपोज वो कंट्रोल जो है अप टू द मार्क नहीं थे, अब आपने दोबारा री यूज करके उस कंट्रोल को दोबारा नहीं लगाना, उसको आपने रिस्क को जो है, क्योंकि एक दफ़ा आपने किया, फॉर एग्जांपल कोई मिसाल मैं दे दूं कि कहीं पे बार बार जो है वो आग लग रही है। ओके। अब कहीं पे किसी इंडस्ट्री है या कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आग लग रही है। अब दो चीज़ें हो सकती है कि या तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब अगर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, ये क्या था, ये हैजर्ड था। शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है, दूसरा आपका जो एलिमिनेटिंग कंट्रोल होगा वो यही होगा कि शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है, क्या वहाँ पे जो बिजली की वायरिंग है, क्या वो अप टू द मार्क है या नहीं है, जो मशीन वहाँ पे लगे हुए हैं, क्या उस मशीन को वो प्रॉपर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या कहीं बीच में वो गर्म हो रहे हैं। लेट सपोज अगर बीच में वो गर्म हो रहे हैं और आपने यहाँ पे आके सिर्फ उसको फ्यूज लगा दिया है, तो प्रॉब्लम तो अब भी वही की वही रह गई है। ठीक है। आपने बीच में कंट्रोल लगा लिया, लेकिन ये कंट्रोल भी अब फेल होगा। कैसे फेल होगा कि वायर गर्म होगी, यहाँ पे फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा, वायर गर्म होगी, यहाँ पे फ्यूज उड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल तो आपने कर लिया, एक बहुत बड़ा खतरा आपने उसको फ्यूज के साथ जो है वो हैंडल कर लिया, लेकिन अभी तक आपने उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया, अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके। तो इस वजह से आपने अब जब दोबारा इसको देखना होता है, रीमेजर करना होता है, तो अब इसमें आपने फ्यूज का आंसर जो है वो क्या करना है, निकालना है। आपने वायरिंग की तरफ जाना है। जब आप वायरिंग की तरफ जाएंगे, आप प्रपोजल देंगे कि यहाँ पे जो वायरिंग हो गई है, ये वायरिंग जो है ये इस मशीन को सपोर्ट नहीं कर रही। अब लेट सपोज वहाँ पे 10 मशीनें पड़ी हुई है। ओके, 10 मशीनों की वोल्टेज जो है वो अप टू द मार्क है। ओके, मतलब वो उसको को सपोर्ट कर रहे हैं, कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक नई मशीन आई थी जिसकी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है। अब आप लोगों ने 10 मशीनों का तो काम वो कर रहे हैं, उसको वैसे ही रहने दें, एग्ज़ैक्टली वैसे ही करने दें। 2-10 मशीनें वहाँ पे हो जाएँगी, और इस एक मशीन के लिए आपने अलग सी वायरिंग जो है वो करनी है, इंडस्ट्रियल सॉकेट लगाने हैं, इंडस्ट्रियल वायरिंग लगानी है आपने। तो इस तरीके से जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जब तरीक़ाकार होता है, इसको कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल, कि अगर आपने पहले कोई कंट्रोल लगाया हुआ है और वो फ्लिप हो रहा है, वो अप टू द मार्क नहीं है, वो मिनिमाइज भी नहीं कर
कर रहा और उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। अब मिसाल के तौर पे लाइट तो चली गई, ओके, मतलब आप शॉर्ट सर्किट होने से तो बच गए, लेकिन अब बार-बार आपके काम के अंदर क्या हो रहा है, वो हो रही है, क्या कहते हैं, इंटरप्शन हो रही है। तो जब इंटरप्शन हो रही है तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से आपने उसके लिए कंप्लीटली अलग वायरिंग करनी है। अच्छा, अब 2 बातें हो गई कि क्या आप कंप्लीट वायरिंग करेंगे या नहीं, सिर्फ उस मशीन के लिए कंप्लीट वायरिंग करनी है। अब ये आप देखेंगे, आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनके साथ बैठेंगे, आपके पास बजट कितना है। लेट्स सपोज अगर आपके पास बजट इतना है कि वहाँ पे आप इस तरह की और कई मशीनें जो है वो लेके आ रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग टू रिप्लेस दीज ऑल मशीन्स, ठीक है, हो सकता है अपडेटेड मशीन आई हुई हो या कोई इस तरह की आपने नई कोई वहाँ पे कोई मशीन रखनी हुई है, तो आपने फ्यूचर प्लान भी उसके अंदर जो है वो रखने हैं। ऐसा ना हो कि 6 महीने के बाद आपके पास एक और मशीन आनी है और आपने एक वायरिंग लगा दी जो कि एक मशीन को सपोर्ट कर रहा है, तो अगले साल फिर आप क्या करेंगे? तो इस वजह से जो आप प्लान बनाएँगे उसमें आपने फ्यूचर प्लान को भी सामने रखना है, प्रीवियस प्लान जो कि फेल हो गया था उसको भी सामने रखना है, क्योंकि आप जो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं अब बीइंग एज़ अ सेफ्टी ऑफिसर, आपसे पहले जो आया था उसने तो नहीं किया, वो तो फेल हो गया, ठीक है? अब आपने उसको बताना है, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये इंश्योर करना है कि पहले हमने ये किया हुआ था, ये वायरिंग गर्म हो रही थी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ज़्यादा हो रहे थे, शॉर्ट सर्किट की वजह से फिर हमने फ्यूज़ लगा दिए, फ्यूज़ लगाने की वजह से अब बार-बार जो है वो लाइट आ रही जा रही है, अब हमारे प्रोडक्ट बनाने के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, बीच में इंटरप्शन हो रही है, बीच में लाइट जा रही है, एम्प्लॉइज़ जहाँ पे 1 घंटे के अंदर इतने चीज़ें बना सकती थी या जो भी व्हाटएवर एक्स-वाई-ज़ेड जो भी चीज़ थी, वो कर रहे हैं, तो अब उसकी वजह से टाइम जो है वो हमारा ज़ाया हो रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है, तो एट लीस्ट जो है आप ये तो कह सकते हैं उनको कि कॉस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कॉस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से आपने वो हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है ये आपने बताने होते हैं और इसका पूरा प्रपोज़ल लिख के जो है वो उनको आगे एन्श्योर करना होता है कि मोस्टली उसमें से कुछ ना कुछ तो हो जाए। आप अप टू द मार्क तो लिखें। जब आप प्रपोज़ल लिखेंगे आप ये ना सोचें, बिल्कुल आपने ये नहीं सोचना कि चलिए इतना तो हो जाएगा। जो चीज़ है आपने फर्स्ट प्रपोज़ल जब लिखनी है, जो चीज़ है मिसाल के तौर पे आपके पूरे इस हायरार्की ऑफ कंट्रोल के मेजर के ऊपर जो है वो पूरा फॉर एग्जांपल 1 लाख जो है वो आपका एस्टिमेट आ रहा है। आप 1 लाख से ज़्यादा लिख दें, 1 लाख 5,000 10,000 आगे पीछे हो सकता है टैक्स लगा के। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि चले 50,000 तक तो हो जाएगा, तो इट्स मीन कि जो वहाँ पे मेंटालिटी चल रही है, वो आपको 50,000 भी नहीं देंगे। आप कहेंगे कि 20,000 के अंदर कर लो, तो 20,000 के अंदर तो फिर आपने ओएसएच के कंट्रोल को मेजर नहीं किया, तो फिर आप फेल होंगे। अगले 6-7 महीने, 1 साल के बाद आप दोबारा फेल हो जाएँगे। तो इस वजह से जब आपने कंट्रोल करना है किसी रिस्क को, तो उसके लिए प्रॉपर जो है प्रपोज़ल और प्रॉपर जो है वो प्लानिंग के साथ आपने जाना होता है, जिसमें प्रीवियस, जिसमें फ्यूचर और जिसमें करंट सिनेरियो तीनों को जो है वो आपने रखना होता है। ठीक है? सो कंट्रोल अब है क्या बेसिकली? It is the adjustment or regulation of an operation to meet a standard or guideline, the reduction or prevention of containment, release, and the ability to contain a hazard. अब आपने यही किया, ये पहले उसको क्या किया? एडजस्ट किया। फिर क्या किया? उसकी कुछ रेगुलेशन होगी, उसको रेगुलेट किया, ओके? मिसाल के तौर पे जो मशीन आई हुई थी, तो उसके पीछे जो है वो एक स्टिकर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर प्रॉपर उसकी वोल्टेज, उसका पूरा जो है वो केवी, केडब्ल्यू वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो गाइडलाइंस दे रहा है, उसका कोई लिटरेचर होगा, उस लिटरेचर के बेस पे आपने उसको रेफरेंस देके प्रपोज़ल के अंदर लिख दिया। अब क्या होगा? रिडक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कंटेनमेंट रिलीज़। अब जो कंटेनमेंट हमारे पास यहाँ पे था, वो क्या था? वो शॉर्ट सर्किट आ रहा था, तो आपने उसको क्या करना है? उसको प्रिवेंट करना है या उसको रिड्यूस करना है एंड द एबिलिटी टू कंटेन अ हैज़र्ड। अब जो मसला आ रहा था, उसको आपने बेसिकली क्या करना है? उसकी एबिलिटी को जो है वो स्लो डाउन करना है, उस हैज़र्ड को जो है वो आपने क्या करना है? खत्म करना है। सो इट इज़ आल्सो यूटिलाइज़ फाइंडिंग फ्रॉम रिस्क असेसमेंट, यानी जो पोटेंशियल रिस्क फैक्टर आप किसी फर्म के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सच एज टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड अदर पॉलिसीज दैट मै इम्पैक्ट द वेल बीइंग ऑफ द फर्म। और ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बिजनेस, फाइनेंशियल, जो मैंने आपसे कहा कि कॉस्ट को आपने करना है, प्री कॉस्ट करना है, फ्यूचर प्लान, पास्ट प्लान, करंट प्लान, वो सारी चीज़ों को रख के जो है वो आपने हेडिंग में दे के जो है वो आपने इसको क्या करना होता है?
इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है? सो आज जो आपका पहला जो जैसे मैं कह रहा था कि आपको जो है वो हम टास्क भी देंगे बीच-बीच में, तो अब आप लोगों ने उसमें से जो टास्क है, वो आप लोगों ने क्या करने हैं कि पहले आपने कोई ऐसे सिनेरियो बनाना है, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन ले ले, कोई भी फ़र्म ले ले, वो क्या होटल ले ले, वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई ऑर्गेनाइज़ेशन ले ले, वो लैब ले ले, कोई भी चीज़ जो-जो आपको आसानी हो, ओके? इवन अपना घर ले ले। और उसमें पहले आप रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस रिस्क की असेसमेंट करनी है। उसके बाद आपने उसकी देखना है कि वहाँ पे प्रीवियस जो है वो क्या हो रहा था और अब क्या होने जा रहा है। उसका एस्टिमेट बनाएँ आप लोग। और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर लें, ठीक है? तो ये आज आप लोगों का इस वीक का जो है वो टास्क होगा और इसको आप लोगों ने अगले संडे तक जो है वो सबमिट करना होगा। इसको सिंपल लिख दें, पॉइंट्स के अंदर लिख दें, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉइंट के अंदर लिखने और वो हर बंदा अपनी-अपनी सोच लेके आ जाए। तो अगले उसमें क्लास के अंदर जो है वो आप लोगों ने फिर इसको प्रेज़ेंट भी करना होगा थोड़ा-थोड़ा कि क्या आप लोगों ने आइडेंटिफ़ाई किया, हैज़र्ड क्या था, एलिमिनेट कैसे किया जा रहा था, कॉस्ट कितनी लग रही थी, प्रीवियस इस पे प्लान क्या हुआ था, अब मैं प क्या प्लान दे रहा हूँ, अब जो प्लान दूँगा मैं तो उससे इश्यू जो था वो कैसे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ एलिमिनेशन के बाद आपने दूसरी किस चीज़ के ऊपर आना है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि लेट्स सपोज़ अब आपने एक मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कोई मशीन लेके आए हैं आप और वो मशीन जो है वो आप इतना काम उससे ले नहीं रहे, लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रही है। तो क्या आप उस मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या वहाँ पे प्रोविज़न है उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए? इफ देयर इज़ प्रोविज़न, ठीक है? तो फिर आपने उसको क्या करना है? उसको सब्स्टिट्यूशन कंट्रोल के तौर पे लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है? रिप्लेसमेंट है बेसिकली, उसका मुतबादिल है। So substitution is controlling a hazard by substituting something else in its place that would be non-hazardous or less hazardous to the worker. अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है। ये तो मैंने मिसाल दे दी ना आप लोगों को, ठीक है? ये केमिकल्स हो सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि वहाँ पे हैज़र्ड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लेकिन आप उसके बदले कोई और चीज़ जो है वो क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ओके? कोई और चीज़ लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि substitutes not hazardous or less hazardous for hazardous material। पहली चीज़, यूज़ लेस नॉइज़ी इक्विपमेंट और प्रोसेस, यानी आप अगर कोई जगह पे काम कर रहे हैं और बहुत नॉइज़ पैदा कर रहा है, अब नॉइज़ इटसेल्फ जो है वो आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है, तो आप वहाँ पे लेस नॉइज़ी जो है वो चीज़ लेके आ रहे हैं। अ टेलीफोन हैंडसेट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ हेडसेट वेयर देयर इज़ कांस्टेंट यूज़ ऑफ द टेलीफोन, ठीक है? इसकी जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन अ स्मॉलर पैकेज और कंटेनर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज सच एज़ बैक स्ट्रेन्स, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग अ हैज़र्डस केमिकल विद अ लेस डेंजर वन, बहुत ज़्यादा खतरनाक कोई रेज़िडेंस है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कैंसरियस है, म्यूटेजेनिक है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है कि आप जिस फर्म के अंदर काम कर रहे हो, उस फर्म के अंदर जिस चीज़ को आपने मुतबादिल के तौर पे लेके जाना है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि a company decides to replace a highly toxic cleaning chemical with a safer। एक सफाई होती है यहाँ पे, कोई टॉक्सिक क्लीनिंग जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल यहाँ से थोड़ा-सा मैं आपको और जो है वो आसान कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर या इस तरह फर्म्स के अंदर वॉशरूम्स होते हैं, तो मोस्टली आपके हाउसकीपिंग को पता नहीं होता कि उनको किन चीज़ों के साथ जो है वो क्या करना होता है, वॉश करना होता है, क्लीन करना होता है। मोस्टली जो रिवायती अंदाज़ के अंदर क्लीन करते हैं, वो क्या करते हैं, तेज़ाब लिया, पूरा बहा लिया, वहाँ पे रख दिया, उसके ऊपर जो है वो ब्लीच डाल दिया, उसके ऊपर जो है वो क्लोरेक्स वग़ैरह ये चीज़ें डाल के और फिर एक अजीब-गरीब किस्म की जो है वो एक स्मेल जो है वो जाने लग जाती है, जिसमें फ्यूम्स उड़ते हैं, जिसमें एक अजीब-गरीब किस्म का एक गैस बन जाता है और अक्सर जो है वो लोग वहाँ पे बेहोश भी हो जाते हैं और उनको इमरजेंसी लेके जाते हैं क्योंकि उनके हार्ट बीट जो है और साथ में लंग्स का इश्यू जो है वो बहुत बड़ा मैटर करता है इसके साथ। तो अब वहाँ पे एक चीज़ तो क्या है यार,
कि उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है कि किनको किस किस चीज़ के साथ साफ करना है। दूसरा, उनका जो सुपरवाइज़र था उन्होंने उसको समझाया ही नहीं कि अगर आप तेज़ाब यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह यूज़ करेंगे, बगैर मास्क के इस तरह डाल के डायरेक्ट करेंगे तो ये दूसरी चीज़ है। तेज़ाब आपको मिला कैसे? तीसरी चीज़, ओके, आपको मार्केट से इतना जल्दी तेज़ाब क्यों मिल जाता है? पैसे दे के जो है वो आपको डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये क्या है? ये इसको अब आपने किसी और चीज़ के साथ जो है वो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, किसी इसी का अल्टरनेट लेके आना है कि आप उसको फिनोल का कह दें, आप उसको ब्लीच का कह दें, तो जो डेंजर होता है उसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं और जो लेस डेंजर या जो नॉर्मल रहता है उसको आप जो है वो वहाँ पे इन कर देते हो। So a company decides to replace a highly toxic cleaning chemical with a safer, eco-friendly environment. अब यहाँ पे जब आप कोई चीज़ बता रहे होते हैं बीइंग एज अ ओएसएच, तो आपको पता है कि आप वो क्यों कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें होती है, आप अपने सेफ्टी के लिए कर रहे होते हैं, आप उन एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी के लिए कर रहे होते हैं, एंड थर्ड थिंग, आप किसके लिए कर रहे हो, एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हो, आप इकोसिस्टम को जो है बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तीन तो हमारे लॉस के अंदर भी है। सो द ओरिजिनल केमिकल पोज्ड significant health risk to worker due to its corrosiveness and fumes. Okay, by substituting it with non-toxic biodegradable alternative that still effective clean, the company reduced the risk of chemical exposure to employee, creating a safer work environment. तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ यहाँ पे वो जो बहुत ज़्यादा करसिव एलिमेंट था या जो बहुत ज़्यादा फ्यूम प्रोड्यूस कर रहा था, उसको आपने एक नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के साथ क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो सिंपल अल्फाज के अंदर ये है कि पहले अगर हम उसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं किसी चीज़ को, किसी हैजर्ड को, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है कि उसकी कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको हमने फिर देखना होता है, कैटेगरी वाइज देखना होता है कि ये कितना टॉक्सिक है, कितना एनवायरनमेंट को ये डैमेज कर सकता है। और दूसरी जो चीज़ हम ला रहे हैं वहाँ पे अगर आप किसी प्रपोजल के अंदर जो है वो लिख रहे हैं, तो उसमें आपने ये लिखना होता है कि ये हमारे पास इको फ्रेंडली कितना है, ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट कितना कंज्यूम कर रहा है। हो सकता है कि जो पहली चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर कॉस्ट जो है वो कम आ रहा है। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि जो पहली चीज़ आप यूज़ कर रहे थे वो सस्ती है, लेकिन ये वाला जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा महँगी है। अब यहाँ पे सस्ती और महँगी का तो प्रॉब्लम है, लेकिन जो सस्ती चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम कितने क्रिएट हो रहे हैं, उससे डैमेज कितना हो रहा है। वो हो सकता है कि अब 2-3 वाक़यात आपके साथ उसमें ये हो चुके हों कि बंदे बेहोश हो रहे हैं, ठीक है? और लेकिन ये है कि कोई बहुत बड़ा, अब ये खुद बज़ाते खुद जो है एक हैज़र्ड है, और हैज़र्ड जो है वो किस कैटेगरी का हैज़र्ड, नंबर टॉप कैटेगरी का है कि यहाँ पे डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अल्लाह ना करे कि अगर वहाँ पे किसी की डेथ हो गई, तो आपने फिर उसका इंश्योरेंस और उसके बाकी लवाज़मात और अदालत के केस और ये वो पूरा जो है वो कितना खर्चा आएगा। तो उस वजह से ये सारी चीज़ें आपने फिर अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनको समझाना होता है कि अगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं तो रिप्लेसमेंट जो है वो हमें बहुत अच्छा जो है वो अच्छी किस्म की मदद दे सकती है, और इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ओके, आप चीज़ों को रद्द बदल जो है वो कर सकते हैं, एक चीज़ की जगह है दूसरी चीज़ जो है वो लेके आ सकते हैं। ओके, सच एज क्लोरीन, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, या जो हमारे पास वीओसीज़ होते हैं, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। अब क्या है इनको, इनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। बेस्ट क्लीनर्स आप इसको कर ले, ठीक है, इलेक्ट्रिक एसिड हो गया, सॉरी एसिड, सिट्रिक एसिड हो गया, और प्लांट बेस्ड जो है वो फॉर्मुलेशन आप कर ले। कोई ऐसी चीज़ ले आए कि जो कम खतरनाक हो, काम वही कर रहे हो, तो काम तो वही हो रहा है, हमें तो काम ही वही चाहिए। लेकिन अगर आप फॉर्मल्डिहाइड पे चले जाते हैं और अमोनिया पे चले जाते हैं, क्लोरीन पे चले जाते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है। तो इसी वजह से आपने सब्स्टिट्यूशंस देखनी होती है। आप जो केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं उसके हैज़र्ड, वो सारी चीज़ें जो है वो आप पहले से उसके लिटरेचर या नेट से, गूगल से, किसी भी तरीके से, ये आपका काम है कि जो चीज़ आपके पास आ रही है उसको देख ले कि वो कितना डेंजर हो सकता है, कितना हैज़र्डस जो है वो हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है, फिर फ़ौरन देख ले कि इसका रिप्लेस जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है। अगर रिप्लेस में वो चीज़ आ रही है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको जो है वो क्या कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें। ओके?
दो चीज़ें हमारे पास ये इम्पोर्टेंट थी, और इसका जो टास्क मैंने दिया हुआ है आप लोगों को अगले वीक के लिए, तो ये आप लोग देख लें। खुद आसान सा, बिल्कुल सिंपल सा, एक पेज के अंदर लिख दे कि उसमें आपने हैज़र्ड आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद हैज़र्ड असेस कर लिया आपने, फिर उसके बाद जो है वो तीसरी चीज़ ये आ गई कि अब उसको एलिमिनेट कैसे किया जाएगा। एलिमिनेशन से पहले प्रीवियस, करंट और पोस्ट फ्यूचर, ये तीन ही चीज़ें जो है ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद आपने इसको एलिमिनेट करके जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है वो आपने लिख दिया। नीचे जो है आपने अब इसको सेकंड जो उसमें लिखना होगा, सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे आ सकती है। इफ देयर इज एनी सब्स्टिट्यूशन, तो आप उस सब्स्टिट्यूशन की भी लिख दे, प्रपोजल के अंदर पॉइंट जो है वो डाल ले कि इसी सब्स्टिट्यूशन जो है वो ये हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके घर से आपके मार्केट, लैब, पेट्रोल स्टेशन, कोई भी हो चीज़ हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। सारे डिफरेंट आइडियाज़ लेके आ जाए, और अगले क्लास के अंदर जो है वो आपने इसको फिर आइडेंटिफाई भी करना है कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है, किस चीज़ को एलिमिनेट किया था और किस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर। Engineering control in occupational safety and health involves the uses of physical changes to the workplace or equipments to eliminate or reduce hazard. ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो हम करते ही इसीलिए है ताकि आप वहाँ पे कुछ हैजर्ड को एलिमिनेट कर सके, उसको रिड्यूस कर सके। अगर कंट्रोलिंग इंजीनियरिंग हम नहीं कर रहे, जैसे मैंने अपने सेकंड लेक्चर में था या थर्ड लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि हम प्रॉपर इंडस्ट्री जो है के लिए एक जगह जो है वो मुख्तस होनी चाहिए कि वो बिल्कुल साइड एरिया हो, वो बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया हो। अगर हम किसी फैक्ट्री को बना रहे हैं बीच किसी फ्लैट्स के अंदर, बीच कैसी ऐसी गलियों के अंदर, तो ये तो खुद हैजर्ड हो गया, कल के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है बेसिकली। दीज कंट्रोल्स आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट वर्कर और डिजाइनिंग सेफ्टी मेजर डायरेक्टली इनटू द वर्क एनवायरनमेंट। अब जब कोई चीज़ बन रही होती है, कोई कंपनी बन रही होती है, ऑब्वियसली उसके लिए पहले से कोई आपके पास मैप तैयार होगा। अब उस मैप के थ्रू जो है वो आपने जाना होता है कि भाई यहाँ पे आपने सेफ्टी डोर रखने हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट रखना है, यहाँ पे अगर आग लग जाए तो ये रखना है, यहाँ पे इस चीज़ को रखना है, यहाँ पे हैजर्डस चीज़ हो सकती है। अब जब आप उसको बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर होंगी। वो सारी चीज़ें जब आप बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो। अगर एलमी आप जो है वो बस एक चीज़ बना रहे हो, एक बिल्डिंग बना रहे हो जिसमें आपको पता ही नहीं है कि क्या है, बस कमरे बना लिए और रूम बना लिए, वॉशरूम बना लिए, जगह बना ली कि यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, और उसमें से आपने किसी भी सेफ्टी एलिमेंट को जो है वो सामने नहीं रखा, तो यकीन करें कि आपके पास कल के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल का फेल होना जो है वो मस्ट है, लिखा हुआ है। आपके पास 10 साल बाद है, 5 साल बाद है, पहली साल है, लेकिन आपके पास कोई इस तरह के वाकयात होने वाले हैं। ठीक है। सो एनक्लोजर एंड कंटेनमेंट, जो कंटेनमेंट आपके पास आ रही है वह उसको कैसे जो है वो हैंडल करना है। सब्स्टिट्यूशन और रीडिज़ाइन, आपके पास जो है अगर कोई कंपनी है और आप उसके अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या रीडिज़ाइन कर रहे हैं, ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर आते हैं। वहाँ पे कोई ऑटोमेटेड सिस्टम आप लगा रहे हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम आपको लगाना चाहिए, वहाँ की आइसोलेशन और सेग्रीगेशन कैसी है, सेफ्टी इंटरलॉक्स और अलार्म्स जो है वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। मिसाल के तौर पे जो आग लग रही है, तो आग अगर लग रही है इट्स मीन कि पहले से उस आग लगाने के लिए वहाँ पे आपके पास कुछ एलिमेंट्स तो होने चाहिए थे, कोई फायर सेफ्टी होना चाहिए था, कोई फायर बॉल्स जो है वहाँ पे होने चाहिए थे ताकि वो उस आग को ज़्यादा तो ना फैला सके ना। अगर वहाँ पे स्मोक जा रही है और वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स है, तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत जल्दी अलर्ट हो जाएंगे। अगर अलर्ट नहीं हुए तो वहाँ पे अगर आग भी लग गया खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर को तो अब निकालना जो है बड़ा मुश्किल होगा, कौन आएगा वहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज अगर नहीं है किसी को, आपका फायर डिटेक्टर ही खराब है, तो फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, और जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फायर बॉल्स होने चाहिए, वहाँ पे वो रखने चाहिए ऐसी जगहों के ऊपर, तो अगर आग भड़क भी जाती है तो वो खुद बर्स्ट हो जाते हैं और खुद ही वो केमिकल जो है उस आग के ऊपर आ जाता है और आग को जो है वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो अब तो एडवांसमेंट आ चुकी है, तो आपने प्रीवियस जो पुराने जमाने के स्ट्रक्चर थे उससे भी आपने एडवांस
स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो आना होता है। अगर आप वही पुराने चीज़ें, वही पुराने एक्सटिंग्विशर को जहन में रखेंगे कि नहीं ये होगा, फिर यहाँ से क्लिप हटाए जाएंगे, फिर ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर होगा, बंदा आएगा इसको पकड़ेगा, पैक मारेगा, ठीक है, तो ये तो पुरानी चीज़ें हो गई। नई एडवांसमेंट जो आई है दुनिया के अंदर या अब पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है, आप उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? तो ये चीज़ जो है ये किस में शामिल होती है? ये इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंदर जानी होती है कि आपने पूरा एक माइंड के अंदर एक माइंड सेट आप अगर लेके आए हो उस पर नहीं चलना, बल्कि आपने अपने आप को अपडेट भी करना होता है, अपने कंपनी को मॉडिफाइड भी करनी होती है। वहां पे अगर रीडिजाइन करना हो तो रीडिजाइन का ऑप्शन भी आपके पास हो। वहां पे आपने एक मशीन की जगह अगर ऑटोमेशन की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली आपने वहां पे रीडिजाइन करनी होती है, कुछ ना कुछ आपने करना होता है। तो इतना तो प्रोविजन उसमें होना चाहिए कि आप वहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, उसके साथ इंजीनियरिंग कंट्रोल, उसका कुछ इस तरह रीडिजाइन का कुछ ना कुछ जो है वो प्रोविजन उसके अंदर मौजूद हो, तो तब ही आप एक सेफ एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कीप्स द हैजर्ड फ्रॉम रीचिंग द वर्कर। नंबर एक चीज क्या कर सकता है ये हमारे लिए? दूसरा क्या कर सकता है? दे इन्वॉल्व चेंज इन द वर्क प्रोसेस that where a jobs in structure or challenges in equipment and other technologies। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर मॉडिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तीसरी चीज क्या हो सकती है? द प्रोविजन ऑफ मैकेनिकल एड्स, बैरियर, मशीन गार्डिंग, वेंटिलेशन और इंसुलेशन टू आइसोलेट अ हैजर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयज। तो ये भी हो सकता है। तो डिफरेंट सिनेरियो अगर आप देख रहे होते हैं तो इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको सेफ एनवायरनमेंट की तरफ, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। एग्जाम्पल जो है, अब अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल के हम देख ले तो लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हो गई, मशीन गार्डिंग हो गई, साउंड इंक्लोजर्स हो गए, सर्किट ब्रेकर्स जो है वो अब बहुत सारे माशाल्लाह आपको पता है, ओके, सबको तकरीबन पता होगा कि इस तरह के ब्रेकर्स आ गए हैं। वोल्टेज अगर इतने से कम है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अगर मशीन को जो है वो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, प्लेटफॉर्म एंड गार्ड रेलिंग, आपको अगर कोई बाहरी काम है और वहाँ पे रेलिंग जो है वो नहीं है तो आप जो है वो लगा लें, तो जिसको हो सकता है कि कोई बंदा जो है वहाँ से गिर, एक फोबिया होता है, हाइट फोबिया भी होता है, तो अगर सीढ़ियों से कोई निकल रहा और वहाँ पे ग्रिल नहीं लगे हुए तो वो ग्रिल जो है वो लगा लेंगे, उससे भी हो सकता है प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती है। अगर कोई बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे एक जगह पे काम हो रहा है, दूसरी जगह पे भारी काम हो रहा है, तीसरी जगह पे सिर्फ लोग जो है मूव कर रहे हैं, आगे सप्लाई कर रहे हैं, किसी टूल को लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, आप उनके लिए अलग रास्ता बना ले, अलग ग्रिल जो है उनके लिए लगा दे। ओके, तो कम से कम वो जो बाकी एरिया है वहाँ के लोग भी और ये बंदा खुद भी, ये क्या हो जाएगा, ये सेफ हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। इसी तरह आइसोलेशन कॉपिंग इक्विपमेंट इन साउंड प्रूफ एंड वेंटिलेटेड रूम, ठीक है, तो आइसोलेटिंग जो है वो इक्विपमेंट कर सकते हैं, साउंड प्रूफिंग हो सकती है, नॉइज से भी बहुत बस मसले हो सकते हैं। ओके, यूजिंग एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स ऑन कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर के अंदर आप अगर उसके ऊपर जो है ऊपर ग्लेयर नहीं लगाएंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी आप है, अगर कंप्यूटर आईटी सेक्टर के अंदर है तो वहाँ पे आपने क्या करना होगा, वहाँ पे आप इसी तरफ ही जाएंगे आप क्योंकि अगर आपकी आइज़ जो है वो ख़राब हो रही है तो ये तो आपके हेल्थ सेफ्टी के साथ जो है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किसी ऐसे सिविल इंजीनियरिंग को देखे कि नहीं जो भी काम हो रहा होगा वो सीमेंट और सरिये का ही होगा, या आप किसी ड्रिल मशीन का काम जो है वो मैं माइंड के अंदर लेके आ रहे हैं, या आप किसी फायर का किसी काम को जो है वो माइंड के अंदर लेके आ रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को आप माइंड के अंदर लेके आ रहे हैं, बल्कि आपके आईटी के अंदर कंप्यूटर के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसकी आइज भी सफ़र हो रही है, वो इवन उसकी सिटिंग प्लान जो है, उसके जो बैठने का तरीका है वो भी उसको प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसको अर्गोनॉमिक्स कहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी सेफ्टी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के अंदर जो है वो आ सकती है। यूजिंग ट्रॉलीज और मैकेनिकल लिफ्टिंग एड, अब एक बंदा है बेचारा भारी भारी वजन जो है वो उठा रहा है, तो हैजर्ड तो यही है कि उसकी कमर एक न एक दिन, उसका डिस्क जो है वो क्या होना है, बेचारे का ख़त्म होना है। कोई भी एक दिन आएगा उसके माइंड के अंदर
होगा भी नहीं, लेकिन एक दिन आएगा कि उसकी जो कमर है वो झुकनी है, ख़त्म होनी है, बेचारे के कोई डिस्क जो है वो हिलनी है, क्योंकि वो भारी इतना काम कर रहे हैं। तो उसकी जगह आप ट्रॉलीज रख दे, मैकेनिकल लिफ्टिंग रख दे, काम आसान हो जाएगा, इतने जोर लगाने की फिर क्या ज़रूरत है। ओके, तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल का एक हिस्सा है, और इससे बढ़ के और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। आप खुद भी सोच सकते हो, आप जिस तरफ भी जा रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको रिप्लेस करते जाए, इंजीनियरिंग कंट्रोल को लेके आ जाए। ओके, और लिफ्टिंग आ गई, उसके अंदर आपके पास एक्सकेवेटर्स आ गए हैं, आपके पास ड्रिलिंग आ गई है, आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाईज के साथ जो वायरिंग है, अब ओपन वायरिंग की जगह जो है वो अंडरग्राउंड वायरिंग जो है वो आ चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है वो आपको ओएसएच की तरफ, सेफ गार्डिंग की तरफ जो है वो लेके आ सकती है। और इस चीज़ को जो है वो आजकल हम सेफ गार्ड टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, सेफ गार्डिंग टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, कि आप जिस फॉर्म के अंदर भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर ओएसएच इनका इम्प्लीमेंट होता है तो उसको सेफ गार्डिंग टेक्नोलॉजी की तरफ लेके चले जाते हैं, और उस सेफ गार्ड को जो है वो फिर देखा जाता है कि यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, एलिमिनेशन। दूसरा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन। तीसरा क्या हुआ, इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल के बाद जो है वो ऊपर वाला हाथ, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन्वॉल्व चेंजेस इन वर्क प्लेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे खतरनाक भी होता है। आपने पूरा कर लिया, पूरा आपने प्लान बना दिया, पूरा आपने उनको दे भी दिया, पॉलिसीज ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो मसला तो फिर भी है, मसला ही होगा। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके पावर जो है वो ज़्यादा होती है, और जब उनकी पावर ज़्यादा होती है तो वो उन कंट्रोल्स को देख भी सकते हैं, और उन चेंजेस को भी देख सकते हैं। और उन बेचारों का भी कसूर नहीं होता, उनके सामने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं अपने जहन के ऊपर कि लेट सपोज अगर आपने उनको कहा है कि एलिमिनेशन करवा दी जाए या सब्स्टिट्यूशन करवा दी जाए, आपका पहले खर्चा जो है वहाँ पे 1 लाख था और अब जो है वो 10 लाख की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन को तो आपने शॉक कर दिया है। ठीक है, अब वो लोग देखेंगे कि इसमें वो स्टेप वाइज जा सकते हैं, उसमें किस तरह जो है वो आगे एलिमेंट जो है वो पॉलिसीज को जो है वो किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड वर्क प्रैक्टिस डिजाइन टू रिड्यूस अ वर्क एक्सपोजर टू रिस्क। अब ये आइडेंटिफाई जो है ये कौन करवाएगा, ये आप उनको आइडेंटिफाई करवाएंगे। आपने अगर उस प्रपोजल के ऊपर अच्छा काम किया हुआ है तो उनको आइडेंटिफिकेशन समझने के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आपने बिल्कुल उनको आसानी के साथ जो है वो समझा दिया, पहले ये खर्चा था, अब ये आना है, ये हैजर्ड है, अगर ये हैजर्ड हुआ तो फना 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 ये इस इश्यूज जो है वो हमारे पास आ सकती है। तो अगर ये आपने उनको समझा दिया है तो एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने में जो है वो आपको आसानी लग सकती है। अगर आपने प्रपोजल ही इतना मिक्स टाइप का बना दिया है, उसमें कोई चीज़ आपने सही तरह आइडेंटिफाई ही नहीं की, तो फिर वो आपसे यही पूछेगा कि नहीं सारी चीज़ें तो ठीक चल रही है। तो डिपेंड करता है आपके एफर्ट के ऊपर, और आपका एफर्ट जो है वो किस लिए है, इको फ्रेंडली सिस्टम के लिए है। आपका एफर्ट किस लिए है, एम्प्लॉय को सेव करने के लिए है। आपका एफर्ट किस लिए है, ओएसएच को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। आपका एफर्ट किस लिए है, कल के लिए इस कंपनी को किसी बड़े डिजास्टर से बचाने के लिए है। आपका एफर्ट किस लिए है, आप कल आने वाले वाकया जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट के अंदर आपको नुकसान देने जा रही है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको कम से कम कर रहे हैं। सो इट कैन आल्सो इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये फिर वही ट्रेनिंग और ये जो स्पेसिफिक किस्म की सुपरविजन होती है वो भी लेके आ जाते हैं। दोनों आप मिल बैठ के देख लेते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का हाथ बहुत बड़ा होता है, वो मल्टीपल डायमेंशन के अंदर देख रहे होते हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन उनको आपने अलाइन करना होता है, आपने अपनी बात जो है मनवानी होती है। वो जो मनवाना होता है वो बेसिकली आपके होमवर्क पे होता है, और अगर आपने अपना प्रपोजल जो है वो सही तैयार किया हुआ होता है तो नो डाउट कि उनको उसको समझने में और उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के अंदर जो है कोई मुश्किल जो है वो नहीं आती। ठीक है, सो अब इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या क्या हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के, कि सेफ जॉब प्रोसीजर, जो कि हमारा भी मिशन है, विजन है, आपका भी है, बीइंग एज ओएसएच किसी का भी यही होगा कि पहले तो वो सेफ जॉब प्रोसीजर कल्चर जो है वो तैयार रखेगा। उसके बाद वहाँ के जितने लोग होंगे उनकी ट्रेनिंग्स होगी। ओके,
अब वो ट्रेनिंग छोटी से छोटी भी हो सकती है, इंडिविजुअल ट्रेनिंग भी हो सकती है, वो ट्रेनिंग ड्रिल की शक्ल में भी हो सकती है, वो ट्रेनिंग फॉर्म डिपेंडेंट भी हो सकती है, वो ट्रेनिंग जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स ट्रेनिंग भी हो सकती है कि अगर आपको जॉब के लिए हायर किया गया तो पहले आपको 1 महीने 10 दिन 15 दिन पहले एक ट्रेनिंग करवा दी जाए, उसके बाद आपको वहाँ पे जाने दिया जाए। ओके, सो उसके बाद जो है रोटेशन ऑफ वर्कर्स टू लिमिट इंडिविजुअल वर्कर एक्सपोजर टू द हैजर्ड। अगर कहीं जगह पे ऐसे काम कर रहे हैं तो उनके रोस्टर बनाना और लगाना ताकि वहाँ पे वर्कलोड जो है वो क्या हो, मिक्स ना हो और उससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो उन इंडिविजुअल को क्या करना होता है, लिमिट करना होता है। सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्पेक्शन हो गए, ये भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इंस्पेक्शन अगर आप नहीं करेंगे और मशीन चल रहा है, ज़मानों पे चल रहा है, तो एक ना एक दिन अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का बड़ा इशू हो जाए और किसी एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा नुकसान हो। लेक आउट सिस्टम, लॉक आउट सिस्टम, ओके, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंट पुट इन नेचुरल गैस साइंस बैकअप ये वगैरह सब कुछ जो है वो क्या लगाना होता है, आपने लगाना होता है। अब आप समझेंगे कि ये तो सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव का है, तो फिर मैं क्या करूंगा। भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हायर किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपने ये सारी चीजें ये किसके बेस पे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने आपने आपको जो जेडीज दी होंगी तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो लिखी हुई होंगी। तो ये सारे काम आप वहां पे अपने बजाते खुद जो है वो क्या करना शुरू कर देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने प्रपोजल बनाना है, आपने परमिशन लेनी है, डिपेंड करता है उस केस के ऊपर कि कुछ के अंदर। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं पे साइन लगा रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या परमिशन लेनी है, आप वो आपको करेगा, अप्रिशिएट करेगा कि ठीक है आप यहाँ पे लगाए साइन वगैरह। उसमें तो आपने कुछ नहीं करना, वो जो ऊपर वाले काम है कि बहुत ज्यादा अगर उस पर कॉस्ट आ रहा है तो उसमें जो है वो आप लोगों ने क्या करना होता है, थोड़ा आगे पीछे होना होता है। बाकी ये सारी चीजें जो है ये सेफ्टी ऑफिसर के काम है, सुपरवाइजर के काम है, वो इसको देखेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और इसी के लिए आपकी जो हायरिंग यहाँ पे हुई है, आपको इसी के लिए तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, हायर किया हुआ है। यार ये भी अजीब है कि हसन रज़ा मैं क्लास ले रहा हूँ और आप मुझे कॉल कर रहे हैं। तो बहरहाल, सो मैं कॉल तो नहीं उठा सकता, लेकिन ये है कि लेक्चर है और जब मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ तो लिंक लिंक के आगे मैं नहीं हूँ। लिंक में अब ये जो 15-16 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, तो ऑब्वियसली उन्होंने सिंपल क्लिक किया होगा और वो ज्वाइन हो चुके होंगे। तो आपका नेट अगर ख़राब है, वहाँ पे कोई इशू हो रहा है, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ये आप पहले से जान लें कि आप जहाँ पे हो तो कम से कम आपका वाईफाई ठीक हो, आपका इंटरनेट ठीक हो, ताकि आपको उसमें ज्वाइन होने में मसला ना हो। बीच में जो है वो कॉल करने की कोशिश प्लीज़ ना किया करें, क्योंकि लेक्चर होता है, एक बंदा एक फॉर्म में होता है, वो कुछ बता रहा होता है, आप बीच में कॉल करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर मैं आपके साथ उस वक्त बात नहीं कर सकता। ओके, सो ये भी हैज़र्ड है। किसके लिए, ये लेक्चर के लिए हैज़र्ड है। और लेक्चर के लिए हैज़र्ड क्या है कि वो कॉन्टिन्यूस जो है वो मोशन टूट जाता है। मोशन टूट जाता है तो आप कुछ कह रहे होते हैं और आप कहीं और जो है वो चले जाते हैं, तो ये हमारे लिए फिर क्या होगा, हार्म हो जाएगा। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स इन्वॉल्व चेंजेस इन वर्क प्लेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एस्टेब्लिशिंग पॉलिसी प्रोसीजर इन वर्क प्रैक्टिस डिजाइन टू रिड्यूस वर्क। और फिर क्या है, ट्रेनिंग। और ये तो ये इसके कुछ एग्जांपल हमने आपको बता दिए। अब आते हैं कि आपने पहले प्रपोजल भी बना लिया, ओके, बड़े से बड़ा काम भी कर लिया, आप आपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लिया, आपने रिस्क को एलिमिनेट भी कर लिया। रिस्क एलिमिनेशन के बाद आपने कॉस्ट भी लगा दी, कॉस्ट लगाने के बाद आपने सब्स्टिट्यूशन भी उनको दे दी, सब सब्स्टिट्यूशन के बाद आपकी इंटरेक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स वो भी हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के बाद जो है अब आपका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, और वो क्या है, सेफ्टी साइंस। ठीक है, किसी भी फॉर्म के अंदर आप है और वहाँ पे सेफ्टी साइन है, तो सेफ्टी साइन का मतलब ये है कि आप वहाँ के एम्प्लॉयज़ को बताना चाह रहे हो कि ये साइंस है और ये करे ये ना करे। मिसाल के तौर पे हम जा रहे होते हैं रोड के ऊपर, तो अचानक जो साइन सिग्नल जो है वो आ जाते हैं, तो हमें क्या बता रहे होते हैं, सिर्फ सिग्नल ही बन जाते हैं। तो हम बीइंग एज अ गुड पाकिस्तानी सिटीजन, हम अगर रेड नज़र आ जाता है हम रुक जाते हैं, अगर येलो है तो हम वहाँ पे थोड़े तेज तो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी रुक जाते हैं क्योंकि आगे रेड आने वाला है, ग्रीन नजर आता है तो हम चले जाते हैं। ठीक है, ये कौन हमें समझा रहा है, ये हम खुद समझदार हैं, अल्लाह ने हमें जो है वो अकल दी हुई है। अगर कोई रेड है और कोई जा
आगे लगेगा तो उसने वो शहीद नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या किया हुआ है, खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उसको साइन लगा हुआ है, उसको अल्लाह ने अकल दी थी, उसको प्रिकॉशनरी मेजर लेने थे, उसने ये सारी चीजें समझनी थी। तो इसी तरह हम किसी फॉर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट साइंस जो है वो लगाते हैं। ओके, सो साइंस आर वार्निंग ऑफ हैजर्ड्स temporarily or permanently affixed or placed at a location where hazard exists। ठीक है, पर्पस ऑफ सेफ्टी साइन क्या है? दे कीप अस सेफ। नंबर एक, हमें सेफ रख रहे होते हैं। ठीक है, अब रेड लाइन, अगर रेड लाइट अगर ऑन हुई है और आप बाइक चला के जा रहे हैं, आगे पीछे चौराहे में अगर आप है, तो हमें तो ये पता नहीं है कि किस तरफ से दूसरी गाड़ी आ रही है और आपको हिट करके जो है वो सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देंगे, नहीं पता हमें। ओके, दे सेव अस टाइम। अब अगर आपको जल्दी है तो आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और आपको उस गाड़ी ने हिट किया हुआ है, तो आपका टाइम तो माशाल्लाह फिर पूरा 2-3 महीने हॉस्पिटल में ही रहेंगे, और उसके बाद आपको जो ऑपरेशन है और जो चीजें हैं और जो कॉस्ट आनी है, उसका अल्लाह मियाँ जो है ही जाने के क्या क्या होने वाला है आपके पास। दे कीप अदर सेफ। आप तो गलत चले गए, ठीक है, आपने अपनी बाइक या गाड़ी जो है वो रेड सिग्नल के अंदर जो है वो मूव कर दी, आगे जा रहे हो, लेकिन सामने वाला बेचारा जो आ रहा था, ठीक, आपने उसको भी नुकसान करवा दिया। ठीक है, आपने उसकी भी गाड़ी को डैमेज कर दिया, उसका भी टाइम ज़ाया कर दिया, उसको भी नुकसान भरना पड़ेगा। दे कीप अस आउट ऑफ ट्रबल। अब ट्रबल क्या होगी? पुलिस आएंगे वहां पे, ओके, यहाँ पे केस होगा, अगर अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो गई, उसमें कोई बहुत बड़ा डैमेज हो गया, तो फिर ट्रबल ट्रबल ही है। तो हमें ट्रबल से भी बचाते हैं कि भाई हमने तो बता दिया था कि ग्रीन पे जाना है, ग्रीन पे नहीं होगा तो नहीं जाना, तो रुक जाते, 2-3 मिनट के लिए रुक जाते। कौन सी तुम्हें जो है पाकिस्तान की सदारत या वजीर आजम हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है? उनके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिर रास्ते साफ होते हैं, तो आपको कौन सी जल्दी है? दे हेल्प द सोसाइटी फाइंड ऑर्डर। और उस सोसाइटी को जो है वो आपने क्या करना होता है, उसमें हेल्प करता है, ताकि पूरा एक सिनेरियो के थ्रू जो है वो हमने क्या करना होता है, जाना होता है। ओके, अगर ऐसे ही हम क्या कहते हैं, रैंडमली सारी चीज़ें ओबे करते जाएंगे और कुछ डिनाई करते जाएंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो यही चीज़ जो है, इसी को अब हम पूरा उठा के जो है वो किसी कंपनी, किसी फर्म के अंदर जो है वो लेके चले जाते हैं। जहाँ पे आपको कहा गया है कि यहाँ पे आपने हेलमेट पहनना है, वहाँ पे आपने हेलमेट पहनना है। जहाँ पे आपको कहा है कि आपने मास्क पहनना है, वहाँ पे आपने मास्क पहनना है। जहाँ पे आपको पीपीई का कहा जा रहा है, वहाँ पे आपने पीपीई जो है वो लेनी है। जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे जाना नहीं है, हैजर्ड है, तो वहाँ पे नहीं जाना, हैजर्ड है वहाँ पे। तो ये चीज़ें अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ सेफ्टी साइन क्या हो सकती है? एक हो सकता है वार्निंग साइन, कि आपको वार्निंग दे रहे हैं। दूसरा क्या है? प्रोहिबिटिव साइन, आपको प्रोहिबिशन है वहां पे, बिल्कुल आप जो है वो क्या है, नहीं जाए। मैं तीसरे साइन ये है मैंडेटरी है, आपके ऊपर लाजिम है, फर्ज है ये, कि उनको क्या करना है, या तो कंप्लीट नहीं करना या ओबे करना है, जो वहां पे साइन होगा उसके मुताबिक। फोर्थ क्या है कि सेफ कंडीशन साइन है। तो ये चार मेनली जो है वो हमारे पास साइन आते हैं। अगर कोई ब्लू के अंदर है, ओके, ब्लू हमें क्या देता है कि ब्लू सर्कल्स टेल अस दैट यू मस्ट डू, दे आर कॉल्ड मैंडेटरी साइन। तो ब्लू क्या हमें दे रहा है कि आपने ये लाजिम करना है। मिसाल के तौर पे ये ब्लू में है तो वेयर हेलमेट, तो इसका मतलब ये है कि आपने हेलमेट जो है अब पहननी है, ये आपके ऊपर जो है वो मैंडेटरी है, फर्ज हो चुका है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है दूसरा कौन सा sign होगा? रेड। सो रेड सर्कल विद अ लाइन टेल यू व्हाट यू मस्ट नॉट डू, दे आर कॉल्ड प्रोहिबिटिव साइन। तो या करना क्या नहीं है, तो क्या नहीं करना, यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना, यहाँ पे आग नहीं जलाना, यहाँ पे आपने कोई इस तरह की चीज नहीं डालनी, यहाँ पे लिक्विड नहीं डालना। ऐसी चीजें बहुत सारी होंगी, तो ये इस शक्ल के अंदर जो है वो साइन होंगे। ब्लैक एंड येलो साइन ट्राइंगल्स होते हैं, तो यू टू बी केयरफुल, ये हमें केयरफुल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आगे जाने का क्या है, खतरा है, या यहाँ पे फ्लेमेबल है, अगर आपने आग लगाई तो फ्लेम हो सकता है। तो ये आपको वार्निंग साइंस जो है वो दे रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के साइंस जो है वो आपको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिकेशन कर रहे हैं। फिर उसके साथ जो है वो ग्रीन और वाइट जो है वो हो सकते हैं। तो ग्रीन एंड वाइट स्क्वायर्स और रेक्टेंगल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एड, फर्स्ट स्केप और सेफ कंडीशन। ओके, तो ये आपको इनके बारे में बताया जाए। जैसे एग्जैक्ट के साइन अक्सर आपने देखे होंगे कि ये क्या है, ये ग्रीन होते हैं।
फिर उसके साथ जो है वो रेड स्क्वायर ट्राइंगल रेक्टेंगल्स होंगे जो कि आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फायर इक्विपमेंट्स वगैरह के, जैसे ये है आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो साइन जो है वो यहाँ पे लगे हुए आ रहे हैं। तो डिफरेंट जो कलर्स है या डिफरेंट जो साइंस है या डिफरेंट कलर कोड्स है उसके, या डिफरेंट जो तस्वीरें लगी हुई होती है साइंस के शक्ल के अंदर, तो वो तस्वीरें ऐसी नहीं होती कि उनके पीछे कोई बात नहीं होती, बल्कि उनको देखा जाता है कि यार ये मैंडेटरी है, प्रोहिबिटिव है, नेचुरल है, उसमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सिर्फ अलार्मिंग है या वार्निंग है, ठीक है। तो ये उनको देखा जाता है। मिसाल के तौर पे फ्लेमेबल के लिए जो है वो ये साइन होगा, ये जो इस तरह की साइन है तो पॉइजन है। इसके साथ जो है वो रेडिएक्टिव सब्सटेंस वगैरह, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह इसके साथ होती है। बायोहेजर्ड का ये निशान होगा, और हाई वोल्टेज का जो है वो हमारे पास ये वाला निशान है। और साथ में एक मिनट, ओके ओके, साथ में जो है ये हमारे पास फिर और निशानात जो है या सिंबल्स जिसको हम कह सकते हैं, तो हाई वोल्टेज का है। फिर यूज़ गैस मास्क, यहाँ पे आपने गैस मास्क लाजिम पहनना है, ठीक है। आगे ख़तरा हो सकता है, देखा जा सकता है, तो आपने इन्होंने जब ये साइन इंडिकेशन जो है वो दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको क्या कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारे साइंस जो है ये आप लोग देखते जाएंगे और आपको नज़र आएंगे। अब इन साइंस को हमने एक पिक्टोग्राम के तौर के ऊपर जो है ये किया हुआ है। जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी के पिक्टोग्राम्स होते हैं, और इसके बेस पे जो है वो आप देख रहे होते हैं। तो इसमें हेल्थ हैजर्ड, फ्लैमेबल है, एक्साइटेशन एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, गैस सिलेंडर, कोरोजन, एक्सप्लोडिंग बम, फ्लेम ओवर सर्कल्स, एनवायरनमेंट और स्कल, क्रॉस बोन्स, ये साइंस है इनके। अब ये जो पहला है हेल्थ हैजर्ड का, इसको देख ले। यही साइन है, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि दिस सिंबल शो अ पर्सन विद डैमेज एंड परटेन्स टू केमिकल्स दैट कैन कॉज सीरियस लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। ओके, ये हेल्थ हैजर्ड है, तो हेल्थ के हवाले से जितनी बातें होंगी उसकी वजह से आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, तो ये उसके मुताबिक आपको क्या किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। फ्लेमेबल क्या है कि द सिंबल फॉर दिस flame and its pertain chemical or highly flammable gases that may them might catch fire once exposed with air or other inhalation sources। ओके, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास इरिटेंट हैजर्ड है जो कि ओजोन लेयर, दिस इज सिंबलाइज्ड विद बिग exclamation points and refer to chemicals that can either cause irritation or harm individual or pose a threat to public health, harming the ozone layer। गैस अंडर प्रेशर है, कोरेजन है, एक्सप्लोसिव, ऑक्सीडाइजिंग, ये हर एक का जो है वो आप लोगों ने देखना है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके नाम विद सिंबल्स जो है ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट पीपीईज यूज़ हो रहे होते हैं। अब डिफरेंट पीपीईज का तो अपनी जगह पे और अपनी इंपॉर्टेंस, इसका आगे हमारे पास चैप्टर आएगा, लेकिन कुछ पीपीईज ऐसे होते हैं कि जो मैंडेटरी होते हैं, आपने उनको करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो हैज़र्ड आएगा आपको, और वो हैज़र्ड जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आ सकता है, और डिपेंड करता है डिफरेंट फॉर्म के ऊपर कि आप किस फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी नॉइजी मशीन के साथ काम कर रहे हैं, या इवन आप घरों के अंदर सिंपल सोच ले कि अगर कोई रगड़ाई का काम कर रहा है मार्बल के, अब आप तो उस बंदे को छोड़े, ठीक है, वो बेचारा तो पता नहीं कि कुछ उसने सेफ्टी मेजर लिए हुए होते या नहीं लिए हुए होते, नहीं लिए हुए होते, बल्कि मोस्टली आप देख रहे हैं नहीं लिए हुए होते। उसको तो छोड़े, साथ में जो घर वाले होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो भी उस 40-50 दिन तक अजाब में ही मुब्तला होते हैं। ओके, तो वहाँ पे उस बंदे के लिए सेफ्टी तो होनी चाहिए कि वो कम से कम एयर प्रोटेक्टर्स हो गए, एयर मफ हो गए, वो तो कम से कम पहन ले। और निज़ाम थोड़ा सा आगे पीछे है, तो इस निज़ाम के अंदर जो है वो हम भी इस निज़ाम का हिस्सा है। वरना ऐसे जब कोई इस तरह का काम करता है तो उसको प्रॉपर परमिशन लेनी होती है, और उसकी फिर टाइमिंग देखी जाती है
कि किस वक्त से किस वक्त तक लोग कम होंगे, किस वक्त से किस वक्त तक लोग जो है वो किसी स्ट्रीट के अंदर या मोहल्ले के अंदर ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है ये उस सिनेरियो के ऊपर, लेकिन जो अच्छे मुल्क है, जो लोगों की कदर करना जानते हैं, उसमें फिर ये भी चीज़ जो है वो देखी जाती है कि कोई इस तरह नहीं होगा कि हर बंदा अपने घर में काम कर रहा है और उसके रात 12 बजे भी जो है वो आरे की आवाज़ आ रही है और दिन के 2 बजे भी जो है वो उनका टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। ये डिपेंड करता है और इसके लिए चीज़ें आएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसा वक्त लेके आएगा कि जिसमें हमें इस हदीस के ऊपर जो है वो पूरा पाकिस्तान अमल करना शुरू करेगा कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है कि जिसके ज़बान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो हम भी कहीं पे मार खा रहे होते हैं, कहीं पे सिस्टम मार खा रहा होता है और उसी सिस्टम का हम भी हिस्सा है। हम सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सिस्टम अपना काम कर रही होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं, तो हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं। कहीं न कहीं मैं, कहीं न कहीं आप इस सिस्टम को जो है वो ब्रेक कर रहे होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, सो बहरहाल अब बात आ रही थी प्रोटेक्टिव फुटवेयर मस्ट बी वॉर्न। यहाँ पे आपकी प्रोटेक्टिव फुटवेयर जो है वो लाजिम पहनने चाहिए। यहाँ पे आपने एयर मफ जो है वो लाजिम पहनने चाहिए। यहाँ पे सेफ्टी हेलमेट जो है वो आपने लाजिम पहननी चाहिए। तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में अगर आप देख ले तो देखिए इस शख्स को कि एयर डिफेंडर मस्ट बी वॉर्न, ठीक है। दूसरा क्या है कि हाई वेस्ट क्लॉथ मस्ट बी वॉर्न, कि ये जो वेस है जो बिल्कुल शाइन करता है, रिफ्लेक्ट होता है, नियॉन का होता है ये, तो ये आपने लाजिम पहनना है। हैंड प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न, ग्लव्स इसके है, ओके। सेफ्टी हेलमेट्स मस्ट बी वॉर्न, आई प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न, लेस्ट सेफ बूट्स मस्ट बी वॉर्न। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे जितने भी इसके पीपीईज है, उसको उसके बगैर ये बंदा ये वाला जो काम है वहाँ पे ये नहीं हो सकता। अब काम क्या नहीं होना चाहिए, पैदल कोई यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और 10 मीटर पर और अगर कोई गाड़ी जा रही है तो इससे इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये कोई एरिया है जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, जहाँ वो एम्प्लॉयज़ है, उनको ये वाली ड्रेसिंग या ये पीपीईज पहनने चाहिए। और ना करने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, पहले इसको जान ले कि ये क्या है। को अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज अ वे ऑफ कंट्रोलिंग हैजर्ड्स बाय प्लेसिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डायरेक्टली ऑन वर्कर्स बॉडीज, ठीक है। हम अपने बॉडी को सेव कर रहे हैं और उसमें आपको पहले भी बता दिया था हमने कि स्कल से स्टार्ट हो जाता है, यानी हेड के लिए हेड इंजरी ना हो, आइज का मसला ना हो, लंग्स का मसला ना हो, माउथ का मसला ना हो, स्किन का मसला ना हो, फुट का मसला ना हो, अपर लिम्स हो गए, लोअर लिम्स हो गए। तो इस इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं जगहों को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं कि ये पर्सनल यानी आपके इंडिविजुअल प्रोटेक्शन है। और ये प्रोटेक्शन के लिए आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो। तो ये इक्विपमेंट जो है ये किसी भी शक्ल के अंदर हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस फर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं। should be used only while other controls are being developed or installed, or if there are not more effective ways to control the hazard। और ये जिस hazard के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे इक्विपमेंट एक जैसे हो, ओके। एक बंदा इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है, उसके इक्विपमेंट्स डिफरेंट होंगे। एक बंदा हॉस्पिटल में काम कर रहा है, डिफरेंट होंगे। एक बंदा जो है वो किसी एटॉमिक एनर्जी के लैब के अंदर काम कर रहा है, आयोनाइजिंग रेडिएशन वगैरह हो सकती है, वो उसके डिफरेंट होंगे। एक बंदा रेडियोलॉजी के अंदर काम कर रहा है, उसके इक्विपमेंट जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एक बंदा पेंट कर रहा है घर को, उसके इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो पीपीईज जो है ये हमारे पास डिपेंड करता है आपके फोन के ऊपर कि कौन कौन से जगहों पे वो यूज़ हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हमारा रूल है वो क्या है कि आपके
हेड से लेके आपके यहाँ टो तक जो है वो सारी चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, इक्विप्ड होनी चाहिए। अब अगर ग्लास है तो ग्लास को जो है अपनी ज़ाहिरी बात है ये आंखों के ऊपर ही पहनना है, लेकिन जो हेल्थ केयर लैब के ग्लासेस गॉगल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे निस्बतन। जो वेल्ड का काम कर रहा होगा वहाँ पे वो भी लेगा एक मास्क लेगा, एक सेफ्टी शील्ड लेगा, तो वो फिर क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। एक बंदा सीमेंट के कारखाने के अंदर काम कर रहा है उसकी शूज़ डिफरेंट होंगे निस्बतन वो बंदा जो किसी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, या वो बंदा जो किसी लोहे का काम कर रहा है, या बंदा जो किसी आग की फैक्ट्री के अंदर यानी कोई इस तरह की काम कर रहा है जहाँ पे जो है वो मेल्टिंग हो रही है, तो वो डिफरेंट होंगे। तो ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब एक बंदा जो है वो यहाँ पे आग को ख़त्म करने में मदद कर रहा है, फायर ब्रिगेड वाले हैं, तो उनके जो है वो पीपीई फिर क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। उनको मास्क की अब ज़रूरत उस तरह नहीं है जिस तरह एक नॉर्मल हॉस्पिटल में N95 मास्क चाहिए था, या किसी आम लैब के अंदर जो है उनको सिंपल मास्क चाहिए होता। अब यहाँ पे मास्क जो है वो उसका सिनेरियो, उसका जो कैडर है वो क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। पीछे गैसेस लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जा सकती है, कोई और खतरनाक गैस यहाँ पे रिलीज हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फाइड या मोनोऑक्साइड या कोई और चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे पीपीईस क्या है, डिफरेंट हो गए। आग लगी हुई है तो अब वो जो क्लॉथिंग है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी डिफरेंट हो जाएगी। जो शूज़ है वो भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखें कि आपकी पीपीईज वेरी करती है डिपेंड ऑन योर ऑक्यूपेशन। ओके, सेफ्टी ग्लासेस, एयर प्लग्स, फेस शील्ड, रिस्पायरेटर, सेफ्टी हार्नेस एंड लैनियर्ड्स जो है ये तो आप लोग देख लें कि तकरीबन ये पहले जो चार है ये तो मस्ट है। डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया आप कवर कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर लैब में काम कर रहे हैं तो एयर प्लग्स की फिर क्या ज़रूरत नहीं है। अगर प्लग्स आप डाल लेंगे तो फिर आपको जो है वो एक नए दुनिया के अंदर रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर दुनिया के अंदर क्या काम हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे नॉइजी काम हो रहा है तो वहाँ पे फिर आपने ये लगाने हैं। ओके, सेफ्टी हार्नेस अब हर जगह पे तो ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे है सेफ्टी हार्नेस लैनियर्ड्स की जो है वो क्या हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये एक और किस्म के, जहाँ पे भी आप देखेंगे अब ये इसके हार्नेस से जो है वो क्या पता चल रहा है कि ये बंदा जो है ये काम करेगा और वर्किंग मोर देन 6 फीट और मोर अबव अ लोअर लेवल। ये कम अज कम अगर 6 फीट के ऊपर काम कर रहा है तो वहाँ पे सेफ्टी हार्नेस जो है वो क्या होना चाहिए, पहनना लाजिम है। तो हम कितने ऊपर जगहों पे काम कर रहे होते हैं तो हार्नेस का तो क्या, हमें तो किसी भी चीज़ का पता नहीं होता और अक्सर फिर लोग गिर जाते हैं तो काफ़ी मसाइल जो है वो बेचारे शिकार हो जाते हैं उसका। तो रिस्पायरेटर प्रोटेक्शन इसमें आई एंड फेस प्रोटेक्शन, हेड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन और फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट एंड एट वन जो है वो हमारे पास क्या है, हेयरिंग प्रोटेक्शन। तो ये पीपीई को हम 8 बेसिक टाइप्स के अंदर जो है वो क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और ये जो कैटेगराइजेशन है ये अगर आप देख ले तो ये आपके बॉडी के बेस के ऊपर जो है वो क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है कि हाँ रिस्पायरेशन अगर है तो क्या है, इनहेलेशन आप लेंगे, डस्ट पार्टिकल हो सकती है, मिस्ट हो सकती है, फ्यूम्स हो सकती है, गैसेस हो सकती है, उससे आपको क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। सिमिलरली आइस का आप देख लें तो ये भी हमारे पास जो है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। इसको भी मैं रेड कर देता हूँ और इसको भी आप लोगों ने मस्ट देखना है, याद करना है, इसको अच्छी तरह देख ले। ठीक है, अच्छा फिर ये आप देख लें कि सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी शूज़, हेयरिंग प्रोटेक्शन, ये बार बार मैंने कह दिया तो इंशाल्लाह अब आपको इसको तकरीबन याद हो चुकी होंगी। और सेफ्टी शील्ड्स वगैरह कहीं पे आप ग्लासेस यूज़ नहीं करते, कहीं पे शील्ड यूज़ कर रहे होते हैं, कहीं पे शील्ड यूज़ करते हैं, ग्लासेस की ज़रूरत नहीं होती। एंड सिलेक्शन ऑफ पीपीईज, पीपीएस की सिलेक्शन जो है वो अब कैसी होगी। तो पीपीएस की सिलेक्शन जो है, व्हेन सेलेक्टिंग पीपीई टू मिनिमाइज रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर इंश्योर द इक्विपमेंट एंड सुटेबल फॉर द नेचर ऑफ द वर्क एंड एनी हैजर्डस एसोसिएटेड। मैंने पहले भी बता दिया कि पीपीई डिपेंड करता है आप किस फर्म के अंदर काम कर रहे हो। अब खुदा न खास्ता आपने लैब में काम कर रहे हो और आपने टाइविक सूट पहना हुआ है, बीएसएल नॉर्मल लैब के अंदर काम कर रहे हैं, वन के अंदर काम कर रहे हो और आप टाइविक सूट पहन के आ गए हैं जिन बूथ बन के, तो मतलब वहाँ पे उसके पहनने का क्या
क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ओके, आप कहीं नॉर्मल जगह पे काम कर रहे हैं सिंपल, और आपने जो है वो गैस सिलेंडर पीछे लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, पीआरपीज़ लगाई हुई है, फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो इसी तरह सूटेबल साइज़ एंड फिट, रिस्पॉन्सिबल, कंफर्टेबल फॉर द पर्सन टू वेयर, आपका जो क्लॉथिंग है या आपकी जो वेयरिंग है वो भी कंफर्टेबल हो, यूज़र फ्रेंडली हो। ऐसा ना हो कि आपको वो काम ही नहीं कर सकते, या आपने फर्स्ट टाइम जो है वो पहनी हुई है तो आप इसके अलावा जो है वो आपका हाथ ही नहीं उठ रहा या पैर ही नहीं उठ रहा। मिसाल के तौर पे जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं नॉर्मल हमारे जैसे गांव देहात के अंदर, बगैर ग्लव्स के, बगैर पैड के, बगैर सब कुछ के, ओके, और फिर उनको जब ग्राउंड में या उसमें लेके आ जाते हैं कहीं ट्रायल्स के अंदर, तो उनको ग्लव्स पहना देते हैं और अच्छा खासा पूरा बॉडी और पैड्स वगैरह, तो वहाँ पे तो वो बेचारे फिर रनिंग ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि पहले से वो पीपीई को उसके साथ फ्रेंडली ही नहीं है, तो पहले आप पहनेंगे तो तभी आप काम कर सकेंगे, अगर आप नहीं पहनेंगे तो फिर आप जिस दिन पहनेंगे उस दिन आपसे काम नहीं होगा। और इसी तरह हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर हम ग्लव्स के अंदर बहुत जोर देते हैं, ग्लव्स पहना करें, पहना करें, पहना करें, पूरे 4 साल हम यही कहते हैं कि आप ग्लव्स पहना करें। तो वो इसीलिए कहते हैं कि जब आप चले जाते हैं लैब के अंदर, आप फिर जब ग्लव्स पहनते हो तो आपको वैन जो है वो आप असिस्ट ही नहीं कर सकते। आप कहते हैं सर वो ग्लव्स के बगैर काम हो रहा था लेकिन ग्लव्स के साथ नहीं हो रहा। तो ग्लव्स के साथ इसका मतलब ये है कि आपने पीपीई को फॉलो नहीं किया हुआ, तो पहले से आप इसको इतना पहन सके, इतना इसके साथ जो है वो यूज टू हो जाए कि आप इन चीज़ों को पहन तो सके, पता चल सके कि इसमें मूवमेंट कैसे होती है, बॉडी को आगे पीछे कर सकते हैं। ये याद रखें। मेंटेन, रिपेयर्ड और रिप्लेस सो इट कंटिन्यूज टू मिनिमाइज द रिस्क टू द वर्कर, यूज्ड और worn बाय द वर्कर सो फॉर इज रिस्पॉन्सिबली प्रैक्टिसेबल। ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो आपके पास हेल्थी सेफ्टी टाइप शूज़ वगैरह आएंगे। वाइट में आते हैं, रेड में आते हैं, ब्राउन में आते हैं, ब्लू के अंदर आते हैं, और ये सारे डिपेंड करता है कि कौन से कलर का जो है वो किस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह ग्लव्स भी आप देख रहे होते हैं, तो ग्लव्स भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। हेलमेट्स ये भी डिफरेंट टाइप्स के आ सकते हैं, वाइट है, ब्लू है, आगे ये हमारे पास पीपीई का पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इस वजह से मैं सिर्फ अब आज आप लोगों को बता रहा हूँ, और फिर पीपीई को एक एक करके जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये गॉगल्स हो गए, ठीक है। इसमें भी 2 3 4 किस्म के आते हैं, किसी में कम्प्लीटली क्लोज होते हैं, किसी में यहाँ पे होल्स होते हैं ताकि एयर फ्लो हो सके। कोई जो है वो ये जैसे मास्क है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के मास्क है, ये डिफरेंट के हैं। सिंपल मास्क, N95 मास्क, ओके। ये आपके एयर मफ्स हो गए, कुछ बड़े होते हैं, कंप्लीटली आपके कवर कर देते हैं, आपके पूरे एयर को कवर कर देते हैं। कुछ जो है वो टारगेट करते हैं आपके एयर ड्रम को, सिर्फ जो है वो अंदर ही देने पड़ते होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है। फिर आपके शूज़ हो गए, तो शूज़ भी सिर्फ ये वाले नहीं है, और भी रबर शूज़ है, हैवी शूज़ है, और कुछ शूज़ ऐसे होते हैं कि जिनको प्रॉपर जो है वो बनाया गया है। ये इंशाल्लाह जब आपके फिजिकल क्लास होंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पीपीईज आपको जो है वो दिखाएंगे। ये हमारे पास लैब के अंदर मौजूद है, वहाँ पे आप देखेंगे भी और इसको पहनने की भी कोशिश करें, और फिर इसकी अंदर सिफ़ात क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या है, ये भी आप देखेंगे। जैसे ये वाली एक है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और बेसिक्स ऑफ ओएसएच जो कि हमारे 3 वीक का था। ये वाला मॉड्यूल जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं दोबारा बताता चलूँ कि आपको टास्क जो है वो दिया गया है, और टास्क यही है कि आप इस वीक एक प्रपोज़ल बनाएंगे सिंपल सा पॉइंट्स के अंदर, कि जिसमें आप लोगों को जिसमें आप लोगों ने कोई हैज़र्ड जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और उस हैज़र्ड को आपने फिर क्या करना है, उस हैज़र्ड को देखना है कि उसका रिस्क कितना है, रिस्क असेसमेंट करनी है, और फिर उसकी एलिमिनेशन कैसे करनी है, उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो आपने सिनेरियो डालना है, और फिर उसके साथ जो है वो आपने उसका कोई सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता, और फिर उसके साथ जो है वो आपने आगे जाके ये प्रेजेंट भी करना होगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। तो कोशिश कर ले कि ये एक एक पेज का जो है वो बना के
और मैं दोबारा कह दूं कि डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी आप जो है वो हैज़र्ड आइडेंटिफाई करें। आप घर के अंदर, किचन के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वॉशरूम के अंदर कर सकते हैं, फार्मेसी के अंदर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कर सकते हैं, मस्जिदों के अंदर, वजू खाने के अंदर कर सकते हैं। वहाँ पे भी कितना खतरनाक हैज़र्ड होता है कि अगर आप वजू कर ले और टाइल लगे हुए हैं तो आप स्लिप होके जो है वो सीधा सीधा जो है वो ऊपर जन्नत जा सकते हैं। तो थोड़ा सा रुकने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के हैज़र्ड जो है वो आप आइडेंटिफाई करें और फिर इसको एलिमिनेट करें, और एलिमिनेशन के बाद सब्स्टिट्यूशन भी आपने लेके आनी है कि उसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है या नहीं हो सकती, ज़्यादा हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेट सपोज अगर आपकी किसी की सब्स्टिट्यूशन जो है वो कॉस्ट ज़्यादा दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट उस पर लग रहा है, तो फिर आपने एक सेंटेंस या जनरली उसमें ये लिखना होगा कि आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करना होगा। कि वहाँ पे आपको वो परमिशन अगर नहीं देता तो फिर आपने इन्फ्लुएंस, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी, तो आपने फिर उनको कैसे जो है वो बावर कराना होगा कि नहीं ये चीज़ जो है वो तो ज़रूरी है। तो आपके व्हाट्सएप पे मैंने अटेंडेंस का दे दिया है, ये काइंडली आप अटेंडेंस को मार्क कर दें। और मैंने लास्ट वीक भी आपसे कहा था कि आपके साथ हमने शेयर किया हुआ था वाउचर, तो काइंडली वो वाउचर का मेरे ख्याल में टाइम 25 दिसंबर है या 22 दिसंबर है, वो आप देख लीजिएगा। तो उससे पहले पहले आप अपनी फ़ी जो है वो काइंडली सबमिट करवा दें जिनकी रहती है। और कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं उस पर व्हाट्सएप पे, या किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। कोशिश किया करें कि आपका वाईफाई या नेट वो सही हो, सही जगह पे हो। कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वाईफाई सिग्नल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो मैं कल या शाम तक जो है वो आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।